बी केयरफुल विद योर ड्रीम्स, दे माइट कम ट्रू। और इस बात को समझने की जरूरत है। हमें यह तय करने की जरूरत है कि हमें कैसे भारत का सपना देखना है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं आपसे अपने सपनों के भारत पर यहां मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। इसे आप एक प्रकार से मैनिफेस्टो फॉर 2047 भी कह सकते हैं। और मैं आपसे इस मुद्दे पर बात करना चाहूंगा कि मैं 2047 तक भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भविष्य को किस प्रकार से देखना चाहता हूं। साथियों, यदि हम भारत के सामाजिक विकास की बात करें तो मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जहां समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। वैसे तो संविधान आज भी यह व्यवस्था करता है, देश में धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न हो, लेकिन हमारा विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, इस थ्योरी से भी एक कदम आगे होना चाहिए। यह हमारी कल्पना है। जहां कोई किसी भी जाति में जन्म ले, जहां कोई किसी भी जाति में जन्म ले, उसे स्वयं के विकास के लिए बराबर का अवसर मिले। जहां जात के आधार पर किसी को अवसरों से वंचित न रखा जाए। ऐसी कोई भी मजबूरियां, ऐसी कोई भी बेड़ियां जो ह्यूमन डिग्निटी को कमजोर करती हैं, वह टूटनी चाहिए। जहां ह्यूमन डिग्निटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। और यह हमारी टॉप प्रायोरिटीज में से एक प्रायोरिटी है। साथियों, मेरे मन में एक बात कई दिनों से है और हमारे सामने कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं जिसे पढ़ या सुनकर हमारा हृदय भी द्रवित हो उठता है। स्वाभाविक रूप से आप सब भी संवेदनशील प्राणी हैं, इमोशनल प्राणी हैं, आपको भी तकलीफ होती होगी। उदाहरण के लिए आपने भी देखा होगा कि कभी आज के कुछ ही दिन पहले मैंने देखा था किसी चैनल पर कोई व्यक्ति अपने परिवार किसी सदस्य के निधन होने के बाद, और एक व्यक्ति को मैंने देखा कि अपने नौजवान बच्चे के निधन होने के बाद वो अपनी बच्चे की लाश को साइकिल पर ढोते हुए जा रहा है। और कई बार तो मैंने देखा है वह दृश्य भी, उन्हें साइकिल भी नसीब नहीं होती और शरीर कंधे पर ले जाते हुए मैंने यह भी खबरें पढ़ी हैं। बड़ी ही हृदय विदारक यह घटना होती है। पर हमारे समाज की दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है यह जिसे हमें स्वीकार करना होगा, और यह स्वीकरण ही इससे निजात के रास्ते खोलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए जब मैं 2047 के भारत की कल्पना करता हूं तो उसमें मैं किसी भी स्थिति के 3 स्वरूप देखता हूं। पहला, कि मेरे भारत में कोई भी इतना अक्षम न हो कि अपने किसी परिजन के मरने पर उसे लाश को साइकिल पर या कंधे पर ढो कर ले जाना पड़े। दूसरा यह कि दुर्भाग्य से कोई इतना सक्षम न हो तो सरकारी व्यवस्था इतनी मजबूत और संवेदनशील हो कि उस व्यक्ति के स्थान पर व्यवस्था ही काम करे। तीसरा यह कि कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में जहां सरकारी तंत्र नहीं पहुंच पाता, तो वहां समाज में इतना भाईचारा हो कि अगर किसी व्यक्ति पर ऐसी आपदा आ जाए तो समाज का जो भी पहला व्यक्ति उसे देखे वह अपने बाकी काम छोड़कर उस व्यक्ति की सहायता करे। भाइयों बहनों, मैं इस प्रकार का संवेदन से परिपूर्ण एक ऐसा समाज भारत में देखना चाहता हूं। और इसके अलावा, और यह बात मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में कह सकता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के पहले भी हमारी चर्चा होती रही है। पार्टी का जब मैं अध्यक्ष था उसमें भी चर्चा होती रही है। आज भी समय समय पर उनके साथ जो बैठकर चर्चाएं होती हैं, ऐसी बातें निकल कर आती हैं, इसीलिए हमने उसको अपने स्पीच में कवर किया है। इसके अलावा जो चीज मैं अपने इस डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत में देखना चाहता हूं, वह है महिलाओं की बराबर की भागीदारी। साथियों, कोई राष्ट्र बिना अपनी आधी आबादी के साथ लिए प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। हमें नारी शक्ति को उतना अधिकार देना होगा, हमें उन्हें वह अवसर देने होंगे जिस अवसर से उन्हें लंबे समय से वंचित रखा गया था। अभी आपने देखा होगा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के परिणाम में किस तरीके से बेटियों ने अपनी बाजी मारी है। टॉप 25 में से 14 वीमेन कैंडिडेट्स का होना देश के सुनहरे भविष्य के प्रति एक बहुत बड़ा संकेत है। महिलाओं ने तो ताली बजा दी, लेकिन पुरुषों ने नहीं बजाई।
हम चाहते हैं कि महिलाओं का भी प्रश्न हो तो सभी साथ साथ ताली बजाएं। हम जितने ज्यादा अवसर अपनी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं बेटियों पर केंद्रित करेंगे, वे हमें उससे कई गुना लौटा कर देंगी, मुझे पक्का विश्वास है। और वो देश को और एक नई ऊंचाई पर ले जाने में के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। इस बार लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी देश को यह संदेश दिया है कि अगर हमें विकास के नए आयाम गढ़ने हैं तो हमें अपने देश की महिलाओं को साथ लेकर चलना होगा। हमें अपनी बेटियों को पर्दा से निकालकर प्रतिस्पर्धा में लाना होगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमें अपनी बेटियों को पर्दे से निकालकर प्रतिस्पर्धा में लाना होगा। और इस आयोजन में मैं महिलाओं की प्रेजेंस भी देख रहा हूं और मैं आपसे सीधा संवाद करते हुए फिर से कहता हूं कि आप लोगों को गुलामी के प्रतीक पर्दा की नहीं बल्कि बराबरी के प्रतीक प्रतिस्पर्धा की मैं कामना करता हूं। तभी महिलाएं स्वयं का विकास कर पाएंगी और राष्ट्र निर्माण में भी अपनी वह भूमिका निभा पाएंगे। साथियों, तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वह रोजगार से संबंधित है। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जो रोजगार के उचित अवसर उत्पन्न करे। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है और इस जनसंख्या से हमें लाभ तो होगा, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि हमें इस विशाल जनसंख्या को एक हाई क्वालिटी लाइफ देने के लिए अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी को और इन्हांस करना ही होगा। हमारे पास युवाओं की विशाल संख्या होगी और उनके अनगिनत सपने भी होंगे। नौजवानों के अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, हर नौजवान के बहुत ऊंचाई उड़ान भरने की उनकी जिद होगी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करें जो उनकी उड़ान को और ऊंचाई दे पाए। मैं चाहता हूं कि हमारे युवा शिक्षित हों, स्वस्थ हों और उनमें काबिलियत डेवलप की जा सके और उन्हें उनकी काबिलियत के अनुसार रोजगार के अवसर मिल सके। साथियों, हमें एक ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, हमें एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए जिसमें हमारे पास एक इफिशिएंट मार्केट इकोनॉमी हो, जिसमें लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम हो, कोई भी व्यवसाय शुरू करने की भी फ्रीडम हो, कोई भी नौकरी करने की भी फ्रीडम हो, ताकि वे बड़े सपने देख सकें, इनोवेटिव आइडियाज भी वह सोच सकें।